तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। अंडरस्टैंडिंग इंडिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पार्ट 4 हमारा इस वीडियो का है। ठीक है, अगर आप इससे पहले तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड है, सर्च कीजिएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 ज्ञान सागर, तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्पेशली काम देगा 3 यूनिवर्सिटियों को, BBMKU, RU एंड NPU। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का हम अलग ही सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो डोंट वेस्ट टाइम, डायरेक्टली आते हैं काम पे। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन एवं सामाजिक धार्मिक पक्ष। ठीक है, इसको लेकर जो कि 1750 से 1950 तक का इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में पहली औपचारिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी मुंबई में, और इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। एक बंगाली थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, वही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके स्थापक जो संस्थापक थे उनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ये कांग्रेस पार्टी के संस्थापक थे। ये अंग्रेज था जो कि उस समय IAS के पोस्ट पे था। अभी जो IAS होता है ना, उसको ICS कहा जाता था। दूसरा हमारा प्रश्न है सत्यानाश है, सत्यानाश, हाँ सत्यानाश, सत्य गलत है। यहाँ पे आपको हिंदी पे विश्वास नहीं करना, इसीलिए मैं बोला सत्यानाश। सत्यनारायण होगा। सत्यनारायण आंदोलन किससे प्रेरित था? ठीक है, सत्यानाश नहीं होगा, देख लीजिए हिंदी का मिस्टेक। तो इंग्लिश पे आप एक बार डाउट लगे तो इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा मेरी तरह। सत्यनारायण आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना की और सत्यनारायण आंदोलन के संस्थापक थे। और न्यू भारत मतलब नई भारतीय का उदय भी राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत के जन्मदाता राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है, अगला है हमारा धर्म सुधारक रॉबर्ट क्लाइव ने किस वर्ष बंग सत्ता पर कब्जा किया? ठीक है, तो बंग सत्ता, बंग मतलब बंगाल की सत्ता, बंगाल के सत्ता में कब्जा किया कब? 1757 में। 1757। यह धर्म सुधारक नहीं था, धर्म बिगाड़क था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा। ठीक है, और 1764 में बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर कहाँ? बिहार में है। और 1757 में प्लासी का युद्ध, प्लासी बंगाल में है। और ये दोनों को युद्ध को गलत तरीके से, मतलब इन लोग था ना कि फूट डालो और राज करो, घूस खिलाओ, तो यही लोग घूस खिला के ये सब युद्ध जीत गया। ठीक है, सेनापति लोग को घूस खिला दिया। चलिए, तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध बंगाल में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला है धर्म सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ये एक बंगाली थे। बंगाली लोग बहुत आगे था यार क्या बात करते हो। ठीक है, सही में यार। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्वामी विवेकानंद ने धर्म और राष्ट्रता की बात किस अंतर्राष्ट्रीय में, मतलब किस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्लेस पे की थी? तो देखिए शिकागो। शिकागो कहाँ पे? अमेरिका का एक शहर का नाम है शिकागो। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में वहाँ पे भाषण दिया था। इसी समय स्वामी विवेकानंद फेमस हुए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एक साउथ के व्यक्ति थे, आपको मालूम है, साउथ के। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद ने ही बोला था ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शिकागो में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि एबोलिशन ऑफ यूटी, अरे यार गजब गजब नाम है, सती होगा, इन लोग नहीं लिख पाया, हिंदी में होगा सती प्रथा का रोक। ठीक है, इंग्लिश में है एबोलिशन ऑफ सती। ठीक है, सती प्रथा का रोक कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो सती प्रथा का रोक कानून जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी था, इनके द्वारा 1829 में पारित किया जाता है। और राजा राम मोहन राय का भी साथ था कि भाई सती प्रथा को बंद करो। सती प्रथा क्या था? अगर आपका हस्बैंड मर जाता है तो आपको भी उसकी चिता के साथ जलाया जाएगा जिंदा। क्या बात करते हो, हाँ यार सही बात करते हैं। ठीक है, तो
सती प्रथा को बंद कराया, विधवा विवाह को चालू कराया कि भाई विधवा हो जाता है तो पहले क्या होता था कि विधवा हो गया ना तो और ब्याह नहीं होगा, लेकिन अब विवाह होगा। ठीक है, चलिए, तो सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह ये दोनों शुरू किए राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला है बंगाल विभाजन पहली बार कब हुआ। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब? 1905 में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया। ठीक है, चलिए, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा प्रथम सत्यनाश, अरे यार सत्यनारायण होगा, सत्यनारायण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो प्रथम सत्यनारायण आंदोलन जो है कब शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ था 1880 से 86 के बीच में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, अहिंसा और सत्याग्रह का विकास किसने किया। तो देखिए, अहिंसा और सत्याग्रह का विकास मतलब महात्मा गांधी के हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, ये दोनों, अहिंसा मतलब हम किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, सत्याग्रह मतलब कोर्ट जाएंगे बेटा, मारेंगे नहीं लेकिन हम जेल जाएंगे, केस करेंगे तुमको। ठीक है, तो हम छोटा मोटा एक्शन नहीं लेंगे। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, हम छोटा मोटा एक्शन नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम कोर्ट जाएंगे, तुम हमको मारो ना। ठीक है, एक दो आदमी नहीं होता है, ठीक है, मार लिया, चलो अब रिकॉर्ड कर लो और चलो कोर्ट, वही करते थे महात्मा गांधी। चलिए, पश्चिमी शिक्षा और सुधारवादी विचारों ने किस आंदोलन को जन्म दिया। तो पश्चिमी शिक्षा और सुधारवादी आंदोलन ने धर्म सुधार आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे, इससे 15 से 20 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्ट 2 भारत का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ठीक है, इसमें हमारा प्रश्न है कि कहाँ गया, हाँ, बनी हुई स्वदेशी आंदोलन ने किस तरह से उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। तो देखिए, एक मिनट, पहला आ जाता है हमारा यहाँ पे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मिला, मतलब कि 1920 में क्या आया, असहयोग आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, बाइकआउट किया गया, फॉरेन जितने भी गुड्स आ रहे थे इन सभी का। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा, ठीक है, नमक सत्याग्रह जिसको बोला जाता है। तो प्रश्न क्या है, दांडी मार्च का आयोजन किस वर्ष हुआ। तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा, महात्मा गांधी के साथ उनके 52 अनुयायी गए थे, और कहाँ पे, तो साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी नामक एक गुजरात का समुद्र के किनारे का इलाका है, साबरमती आश्रम से ये 78 किलोमीटर चल के गए थे। ठीक है, 52 या 78 अनुयायी था, सॉरी मैं एक्चुअल में भूल रहा हूँ। ठीक है, 78 अनुयायी थे उनके, मतलब महात्मा गांधी के साथ 78 को आदमी गया था। 500 का नोट में देखे थे ना, ठीक है, जो चलता था पीछे पीछे, बस वही वाला। तो दांडी यात्रा में क्या था कि अंग्रेज लोग ना नमक पे कानून टैक्स लगा दिया था कि नमक पे भी टैक्स लगेगा, लेकिन महात्मा गांधी बोले कि नहीं, हमारे देश में नमक उत्पन्न होता है और हमें से टैक्स लिया जाएगा, गलत बात। तो फिर महात्मा गांधी खुद गए दांडी और नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, और फिर जब अंग्रेजों ने मान लिया कि नमक पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तब दांडी मार्च यात्रा खत्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आज नमक देखिए ना कहाँ से आता है, गुजरात से आता है, और जितना भी समुद्र के किनारे का राज्य है उन सभी जगहों पर नमक बनता है। तो नमक से उतना दूर से आता है, फिर भी हमारे घर तक आता है कितने रुपये किलो, 40 रुपया। अच्छा नमक लीजिएगा टाटा साल तो 40 रुपया या 20 रुपया। ठीक है, थोड़ा लो क्वालिटी का 20 रुपया। समझ लीजिए कि उतना दूर से आने के बाद भी नमक इतना सस्ता क्यों है, क्योंकि नमक पे टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए नमक इतना सस्ता है, नहीं तो उतना दूर से आते हैं तो ना 500 रुपया किलो से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फ्री में नमक खाइएगा। अगला है मांग पत्र गांधी जी ने किसे लिखा। तो मांग पत्र वायस रॉय किसको, एलिंगटन को लिखा है। ठीक है, एलिंगटन नहीं, एलिंगटन होगा। ठीक है, जॉन एलिंगटन। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, महिला भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष में किस आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा रही। तो सबसे ज़्यादा जो आंदोलन में, किस आंदोलन में थी, तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। दांडी यात्रा कब हुआ, 1930 में।
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। ठीक है। सबसे ज़्यादा महिलाएं किस में रहीं? 1920 के असहयोग आंदोलन में, यानी कि अंग्रेजों का कपड़ाओं को जलाने में। ठीक है, ताकि नया कपड़ा मिल सके। मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 1942 में। कब? अगस्त 1942 में, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता था। और महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, करो या मरो। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, भारतीय संविधान का निर्माण से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित और मौलिक कर्तव्य से संबंधित। ठीक है। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी, और 1946 में ही हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। ठीक है। 9 दिसंबर से संविधान बनना शुरू होता है, और 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर NOV 1949 को भारत का संविधान बन के रेडी हो जाता है। ठीक है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान को बनाया गया। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल कितना था? 395। ठीक है। 12 भाग थे और 8 अनुसूची था। ठीक है। चलिए, और भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आप सबको मालूम है, भीमराव अम्बेडकर। अगला है, भारतीय संविधान का प्रारूप कौन तैयार किया? तो भीमराव अम्बेडकर ही प्रारूप तैयार किया। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब छापने का काम। छापने का काम किसको सौंपा गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और इनके साथ में 7 गो आदमी और थे, मतलब कमेटी बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। तो इस कमेटी में 7 गो आदमी था, जो इसके हेड थे भीमराव अम्बेडकर। इसके अंडर में 6 गो आदमी काम करता था, संविधान को छापने का काम। ठीक है। अगला हमारा, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या क्या है? तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 गो है। कहाँ से लिया गया है? अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो मालूम है, 6 गो अधिकार है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कई गो है? 11 गो। ठीक है। और वह रूस से लिया गया है। अगला है, मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग आगे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निष्पक्षता आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1961 में निष्पक्षता आंदोलन की शुरुआत हुई। इसको हम लोग बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष आंदोलन भी बोलते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है। और इसमें भारत इसका हेड था। मतलब क्या हुआ था कि पूरी दुनिया 2 भागों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बट गई थी, आपको मालूम है। एक था अमेरिका का साइड में और एक था रूस के साइड में। भारत किसके साइड में था? तो भारत बोला हम किसी के साइड में नहीं जाएंगे, हम निरपेक्ष आंदोलन रहेंगे। मतलब नाम मतलब नॉन अलाइड मूवमेंट, हम किसी के साइड में नहीं रहेंगे। तो भारत आ गया इसमें। भारत बोला और किसी को आना है हमारे साइड में, जो ना तो इसके साइड में ना उसके साइड में। तो भारत के साथ ब्राज़ील भी आ गया कि ब्राज़ील भी बोला हम भी किसी के साइड में नहीं जाएंगे। समझ गए ना? हाँ। तो इसी को बोलते हैं निष्पक्षता आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में शुरू होता है। उस समय रूस को रूस नहीं सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 के बाद से रूस को रूस नाम दिया गया, नहीं तो उससे पहले सोवियत संघ। ठीक है। पंचशील सिद्धांत पहली बार कब प्रस्तावित किया गया? तो देखिए, पंचशील सिद्धांत में 5 गो समझौता हुआ था भारत और चीन देश के बीच में। कब? 1954 में। ठीक है। और 5 गो समझौता था इसमें। पंचशील में कितने सिद्धांत थे? 5। लेकिन चीन जो है पंचशील को नहीं माना और 1962 में भारत पर आक्रमण कर देता है। अगला है, निष्पक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो निष्पक्ष आंदोलन यानी कि जो नाम था, बोले ना कि ना तो हम अमेरिका के साइड में जाएंगे ना हम रूस के साइड में, हम अकेला रहेंगे भाई, तुम लोग को लड़ना है तो लड़ो। तो इसकी बात किसने की थी? नेहरू ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निष्पक्षता से भारत ने किस अवधि में वैश्विक सहयोग बढ़ाया?
तो देखिए यह जो है शीत युद्ध का नाम इसे दिया गया। 1945 से लेकर के 1990 तक का जो समय है ये शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहा जाता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे क्लास 12th में तो आपको डिटेल में मालूम होगा शीत युद्ध के बारे में, जैसा कि मुझे मालूम है। ठीक है, शीत युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें डायरेक्टली वॉर नहीं हुआ, खाली मन मुटाव की स्थिति। ऐसा लगता था कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद से लेकर के 1991 तक पूरा का पूरा एकदम माहौल जो है ना डर का माहौल था। शीत युद्ध के नाम से जाना गया इसे। ठीक है, और इसी समय गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। अब थोड़ा सा धर्म वगैरह के बारे में देखते हैं। तो है हमारा धर्मनिरपेक्षता संविधान में उल्लेख है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धर्मनिरपेक्षता जो है उल्लेख है, और यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में है। ठीक है, अगला है एक नागरिक को कौन से मौलिक कर्तव्य आते हैं? तो एक नागरिक को संविधान में सूचीबद्ध सभी मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। 11 गो, कई गो? 11 गो। जैसे राष्ट्रीय झंडे को सलामी देना, ठीक है, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, एक दूसरे के साथ प्रत्येक भारतीय एक दूसरे के साथ भाईचारा निभाना, ठीक है, और इसके अलावा जब देश पे संकट आए तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहना। ये सब आप करते हैं? सरकारी संपत्ति की रक्षा करते हैं जी? मुझे नहीं लगता है कोई करता होगा। चलिए, हम लोगों ने 73 क्वेश्चन कर लिया? नहीं, 73 क्वेश्चन नहीं, इधर उधर छिटपिट हो गया है, नंबरिंग गलत हो गया। ठीक है, 50 के आसपास है क्वेश्चन। संविधान में पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में जुड़ा हुआ है? तो मौलिक कर्तव्यों में जुड़ा हुआ है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना। अगला हमारा नागरिक के धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सॉरी, तो ये जो है हमारा एक मौलिक अधिकार है जो कि 25 से 28 में है। ठीक है, अगला है हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को कैसे परिभाषित किया गया है? तो सभी धर्मों के लिए समान और आदर प्रदान करता है हमारा देश। इसीलिए चाहे हिंदू का मतलब सनातन का त्यौहार हो या फिर इस्लाम धर्म का त्यौहार हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे जैन धर्म। एक्चुअली ना मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। सुबह से 5 गो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और 3 गो वीडियो अपलोड करना है। मेरा हालत क्या होगा आप समझ सकते हैं। भरता हो जाऊंगा आज। ठीक है, तो हमारे देश में चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे सनातन का हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ठीक है, हर धर्म में छुट्टी मिलेगा भाई। ठीक है, तो हर धर्म में छुट्टी मिलता है ना। हाँ, तो सभी धर्मों का आदर। अब आता है झारखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? सबको मालूम है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जयंती होता है, जन्मदिन, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड का स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना गया है। वहीं अगर बात करें कि झारखंड किस राज्य से अलग हुआ है, तो बिहार से अलग हुआ है। झारखंड के गठन में प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो जल, जंगल, ज़मीन बचाओ के नाम पे हम लोग झारखंड को अलग किए हैं कि उन लोग हमारे ज़मीन को, जंगल को और जल को जो है पूरी तरह से तबाह कर दिया। मतलब उन लोग फ़ायदा उठाता था और हम लोग जो है बस हाथ फैला के झोली मांगते थे। अभी भी तो वही कर रहे हैं यार। ठीक है, जब तक से आदमी शिक्षित नहीं होगा ना, जनता जब तक से शिक्षित नहीं होगी तब तक से इस देश का कल्याण असंभव है। झारखंड में आदिवासी जनसंख्या की तुलना राज्य के अन्य भागों में कैसी है? तो हमेशा यहाँ पे हाई आदिवासी जनसंख्या है। ठीक है, चलिए, आपको मालूम है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है? भील आदिवासी जो है भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या आदिवासी है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है संथाल, भारत का, पूरे भारत का संथाल, जो कि झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, अगला है झारखंड गठन की प्रमुख चुनौती क्या थी? तो आर्थिक संरचना का अभाव। हमारे यहाँ पे लैक ऑफ एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर थे। ठीक है, आर्थिक संरचना बहुत कम थी, जबकि हमारा यहाँ पे सब कुछ उगता था। अब पैसा एक्ट से कुछ क्वेश्चन है। पैसा का फुल फॉर्म होता है पंचायत इस एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, मतलब कि पंचायत का गठन करना है पिछड़े समूहों में। तो पैसा एक्ट से क्वेश्चन आता है। पैसा एक्ट का पूरा नाम क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया
यह कब बना? 1996 में, 1996 में पैसा एक्ट बना है झारखंड में, सॉरी भारत में बना है। इसको झारखंड में भी लागू करना है, ठीक है। पैसा का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन अधिकार, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन एवं अधिकार, यानी कि पंचायत जैसा हम लोग का है वैसा ही आदिवासी क्षेत्रों में भी होगा। झारखंड में पैसा की स्थिति मतलब लागू स्थित कब हुआ? तो यह जो है अभी हमारे झारखंड पे लागू है, ठीक है। अगला है पैसा में स्थानीय संसाधन प्रबंधन का अधिकार कैसे होता है? तो यह जो है आपका ग्राम सभा के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैसा वन तथा भूमि संबंधी निर्णय में किसका अधिकार बढ़ाती है? तो यह पंचायत स्वशासन का अधिकार बढ़ाती है। अगला है झारखंड में पैसा किसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है? तो यह आदिवासी यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स को ध्यान में रखता है। और दो क्वेश्चन है यार। पैसा के तहत ग्राम सभा दे सकती है, क्या दे सकती है? स्थानीय विकास परियोजना स्वीकृति, ठीक है, अप्रूवल दे सकती है। जैसे चापाकल हो गया, जैसे घर हो गया, ठीक, आवास हो गया, कुआं हो गया। नेक्स्ट है हमारा पैसा कानून किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली झारखंड में किस वर्ष से लागू हुई? तो 1992 के आसपास लागू हो जाता है झारखंड के एरिया में। उस टाइम पे छोटा नागपुर के नाम से प्रसिद्ध था हमारा झारखंड। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे झारखंड में पंचायती राज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो यहाँ पे बड़ी चुनौती के रूप में सचल जन समरूपता एवं संसाधन साझा करना है, ठीक है, इसी के रूप में सबसे बड़ा चुनौती है। नेक्स्ट है हमारा पैसा के तहत ग्राम सभा को कौन सा अधिकार नहीं है? तो देखिए पैसा के तहत ग्राम सभा को विदेश नीति निर्णय अधिकार नहीं है, बाकी विकास नीति ये सब है अधिकार, वन का भी है, भूमि का भी है, ठीक है। ख़त्म हो जाता है यहाँ पे हमारा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, बताइएगा झारखंड का राजकीय क्या पूछेंगे चिन्ह क्या है? बताइएगा झारखंड का राजकीय चिन्ह क्या है? चलिए देखते हैं, मुझे लगता है कोई नहीं बता पाएंगे झारखंड का राजकीय चिन्ह क्या है। चलिए देखते हैं, जो बता देंगे ना हम मान जाएंगे कि भाई आप पढ़े हैं झारखंड के बारे में। ओके बाय, थैंक यू। 4J के बीच अशोक चक्र था पहले, अभी ख़त्म हो गया है, ठीक है, उसको नहीं अभी चेंज हो गया है। तो झारखंड का राजकीय चिन्ह क्या है बताइए। और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमारा है, देख सकते हैं आप PDF, ठीक है।